Hello friends, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, physics teacher, Royal School Dhanera. So friends, लास्ट टाइम हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी और उसके बाद चार्जेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था. अब आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग. सो व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग इज इंड्यूस चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. तो चार्जिंग कितने तरह से हो सकता है? तो चार्जिंग 3 तरह से हो सकता है. उसमें फर्स्ट मेथड है बाय रबिंग. दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक दूसरे के साथ रब करके रबिंग की मेथड से चार्जिंग कर सकते हैं, राइट. तो जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब क्या होता है? तब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होते हैं. तो जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो जनरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करते हो, तब क्या होगा? तो ग्लास रॉड पे से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क के क्लॉथ पे चले जाएंगे. तो उसकी वजह से सिल्क का जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दी हुई है. आपको ये सीरीज को याद रखना है. इस सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. उसमें सबसे पहले है ग्लास, उसके बाद है वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स एंड प्लास्टिक. इस सीरीज को आप अच्छी तरह से याद रख लेना. इसमें क्या होगा कि आप सपोज दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें तो उसमें जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होगा. जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम ग्लास और सिल्क, जो कि एग्जांपल अभी मैंने दिया था आपको, इसको रब करते हैं. एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है. तो अगर हम इन दोनों को रब करेंगे तो मैंने बताया उस तरह से कि ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होगा. इसका मतलब कि ग्लास रॉड पे से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे. सपोज हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं. हम किसी मेटल और प्लास्टिक को रब करते हैं. तो इस केस में आप देखिए मेटल जो है वो ऊपर है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और प्लास्टिक नीचे है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा. तो इस तरह से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करोगे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज और नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होगा. आप देख सकते हैं कि ग्लास और प्लास्टिक, तो ग्लास सबसे ऊपर है जबकि प्लास्टिक सबसे नीचे है. तब ग्लास को किसी भी और ऑब्जेक्ट के साथ रब करोगे, चाहे वो वूल हो, सिल्क हो, मेटल, रबर, वैक्स और प्लास्टिक, तो ग्लास ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि वो ऑलवेज फर्स्ट होगा. अब प्लास्टिक को किसी भी और ऑब्जेक्ट के साथ रब करो तो प्लास्टिक ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा. ओके, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है. इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि आप ड्राई हेयर में कॉम्ब करके उस कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर्स के नज़दीक ले जाते हो तो पीस ऑफ पेपर्स उसको क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं. उसका रीज़न एक ही होता है कि जब आप कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हो तब जो हेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्ब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. क्योंकि कॉम्ब कैसा होता है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है और प्लास्टिक ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है. तो हेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कॉम्ब में चले जाते हैं. तो अब जब हम कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर्स के नज़दीक ले जाएंगे, ये कॉम्ब है हमारा, ये नेगेटिवली चार्ज होता है. अब इसको अगर हम पीस ऑफ पेपर्स के नज़दीक ले जाते हैं, दिस आर पीस ऑफ पेपर्स, तो पेपर में क्या होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो इन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्सन की वजह से दूर चले जाएंगे. अब कॉम्ब का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पीस ऑफ पेपर्स के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. इस वजह से जो पीस ऑफ पेपर्स है वो क्या होंगे? तो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे.
ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आपने विंटर में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब ब्लैंकेट को झटकते हो तो उसमें भी आपको स्पार्क्स दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, तो वन टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि रबिंग की मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमको ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह के कांटेक्ट के बिना चार्ज करना है, राइट। यहाँ पे हमने कांटेक्ट में लाया था ऑब्जेक्ट्स को, रब करने के लिए ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना पड़ता है। बट इंडक्शन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बट सिर्फ क्या रखेंगे, दूर रखकर ही चार्ज कर रखेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक चार्जलेस स्फीयर है। चार्जलेस स्फीयर मतलब कि वहाँ पे चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में अवेलेबल होगा। अब अगर आपको इसे चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक प्लास्टिक के रॉड को जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसको इस स्फीयर के नज़दीक ले जाएंगे। ये नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, इसको सिर्फ उसके पास ले जाना है, उससे टच नहीं करवाना है। देखिए मैंने उससे जो रॉड है उसको स्फीयर से दूर रखा हुआ है अभी। तो अब देखिए प्लास्टिक का जो रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज वो अट्रैक्शन की वजह से प्लास्टिक रॉड के नज़दीक आ जाएगा, जबकि जो नेगेटिवली चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स वो रिपल्सन की वजह से दूर चले जाएंगे। अब देखिए हमने जो चार्जेस है उनका सेपरेशन तो कर ही दिया है, अब सिर्फ एक काम ही बचा है कि हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्दर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं, यहाँ पे सब प्रोटॉन जमा हो चुके हैं और ये हमारा प्लास्टिक का रॉड है। तो अब हम इस स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे, उसका अर्थिंग कर देना है। आपने देखा होगा आपके घर में भी अर्थिंग किया हुआ होगा। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, तो आप देखिए कि अर्थ की जो साइज है वो बहुत बड़ी है। अर्थ इज वेरी मच लार्जर कंपेयर टू दिस स्फीयर, इसलिए अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है, जबकि स्फीयर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कैसा होता है, हायर होता है। द पोटेंशियल एट द स्फीयर इज हायर देन द पोटेंशियल एट द अर्थ। तो आपको पता ही होगा कि चार्जेस ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मतलब उसके स्फीयर से अर्थ की तरफ ट्रांसफर होंगे, और मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ के अंदर ग्राउंड हो जाएंगे। तो अब अगर इसकी सिचुएशन हम देखें तो सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस स्फीयर पे एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारा अर्थिंग। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑलमोस्ट स्फीयर पे से रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इस रॉड को और अर्थ के साथ हमने जो स्फीयर का कांटेक्ट करा है उन दोनों को रिमूव कर देंगे। तो लास्ट में हमको जो स्फीयर की पोजीशन है वो इस तरह से मिलेगी कि उस पर सिर्फ अब आपको पॉजिटिव चार्ज ही दिखाई देगा। पहले इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, देखिए चार्ज लेस था, उसका जो नेट चार्ज है वो जीरो था। अब फाइनली उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। हमने सिर्फ प्लास्टिक रॉड का यूज़ किया है, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, ओके, बट उसको भी हमने कनेक्ट नहीं किया है उसके साथ, सिर्फ उससे दूर रखा है। तो दूर रखने की वजह से क्या होता है, तो स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपल होकर रॉड से दूर चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर रॉड के नज़दीक आ जाता है। अब क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज को हमको अगर रिमूव करना है तो नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हम इस स्फीयर का अर्थ के साथ कांटेक्ट करवा देंगे, हम उसका अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा, मतलब कि वो स्फीयर से अर्थ की तरफ ट्रांसफर होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट सारा नेगेटिव चार्ज रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो ग्लास रॉड और अर्थिंग दोनों को हम रिमूव कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा स्फीयर है उस पर सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जो हमारी मेथड है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एज एग्जाम्पल के फॉर्म में दी हुई है। आप आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखोगे तो उसमें आपको एक्चुअली ये मेथड ही एक्सप्लेन की हुई है। वो एक्चुअली हमारी थियरी है बट उसका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड मेथड देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो चार्जिंग की थर्ड मेथड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। उसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाना है। सो थर्ड मेथड इज ऑफ कांटेक्ट मेथड। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाकर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से चार्ज करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे स्फीयर को हम नाम दे देते हैं बी। सपोज ए स्फीयर पे क्यू चार्ज है और बी स्फीयर चार्जलेस है। अब हम दोनों स्फीयर्स को आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं। आइडेंटिकल मतलब कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इक्वल होगी, उनकी मटेरियल, उनके डायमेंशन, सब कुछ। तो सपोज हम बी ऑब्जेक्ट को मतलब कि बी स्फीयर को चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्जिंग के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। अब कांटेक्ट आप देखो किसी भी तरह से हो सकता है, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट में ला सकते हो या तो किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से आप इन दोनों को कांटेक्ट में ला सकते हो। तब देखिए कि मैं सपोज किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ए और बी का कनेक्शन करवाता हूँ। अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्फीयर ए है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, बी स्फीयर चार्जलेस है। चार्जलेस है इसका मतलब कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में होंगे। बट इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ए से बी पे जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए की तरफ ट्रांसफर होंगे। अब क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही रहेंगे बी से ए पे? तो नहीं। तो एक इक्विलिब्रियम का जो हमारा लॉ है फिजिक्स में कि एक क्वांटिटी दूसरी एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पे तब तक ट्रांसफर होती है जब तक दोनों पे उसकी अमाउंट जो है वो इक्वल ना हो जाए। जैसे आपने पोटेंशियल में पढ़ा होगा, आपको एग्जांपल दिया होगा कि दो वाटर टैंक्स हैं, एक वाटर टैंक में वाटर एक सर्टेन हाइट तक भरा हुआ है, दूसरे वाटर टैंक में वाटर उससे ज़्यादा हाइट पे फिल किया हुआ है। तो अगर आप उन दोनों का कांटेक्ट करवाते हो तो धीरे धीरे ज़्यादा हाइट वाले टैंक में से वाटर कम हाइट वाले टैंक में ट्रांसफर होने लगता है। कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों की हाइट्स इक्वल ना हो जाए तब तक। तो सेम यहाँ पे भी दोनों के चार्ज जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा। तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी पे से ए पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसफर होने के बाद जब इक्विलिब्रियम, जब बैलेंस कंडीशन अकर होगी तब ए और बी का चार्ज इक्वल हो जाएगा। ए और बी का चार्ज कितना हो जाएगा? तो हाफ हाफ हो जाएगा। ए का जो टोटल चार्ज है उसका हाफ, तो ए का टोटल चार्ज आप देख सकते हो क्या है, क्यू है। तो कांटेक्ट में लाने के बाद अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे ए और बी को, तो उनका चार्ज हो जाएगा Q/2 Q/2, हाफ हाफ चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब देखिए कि बी पहले चार्जलेस था, उस पर कोई चार्ज था ही नहीं, तो अब चार्जिंग के बाद बी पे Q/2 चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इक्वली यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप दोनों स्फीयर्स के चार्ज का एडिशन करोगे तो ए का चार्ज है Q और बी का चार्ज है 0,
तो टोटल चार्ज हो जाता है Q। यहाँ पे अगर हम दोनों के चार्जेस का एडिशन करें तो ए का चार्ज है Q/2 प्लस बी का चार्ज भी है Q/2, तो दोनों का एडिशन करने से हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा Q। तो दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कांटेक्ट में लाकर चार्ज करते हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या होता है, फॉलो होता है। ये आप इस एग्जाम्पल पे से देख सकते हैं। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। बट अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हम डिफरेंट रेडियस के दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। तो देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स किस तरह से चार्ज होते हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्ट चार्ज होगा सी फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम डिफरेंट रेडियस के दो स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। सपोज इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। अब इन दोनों स्फीयर्स को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि R1 रेडियस के स्फीयर पे जो चार्ज है वो आ जाता है Q1 और R2 रेडियस के स्फीयर पे जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है Q2। अब यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों स्फीयर आइडेंटिकल थे इसलिए चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे सेकंड चैप्टर में आएगा। अभी सिर्फ आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इस पे से काफ़ी एमसीक्यूज बने हुए हैं जेईई और नीट में। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है कि Q1 इज इक्वल टू, आपको लिखना है Q अपॉन R1 प्लस R2, Q अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 और Q2 इज इक्वल टू आपको लिखना है Q अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। देखिए बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। जब आप Q1 फाइंड करते हो तो आपको सबसे पहले लिखना है Q अपॉन R1 प्लस R2। नाउ व्हाट इज Q? सो Q इज टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। ओके, तो हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। उससे पहले दोनों का जो चार्ज था उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Q अपॉन R1 प्लस R2, R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर इनटू आप Q1 फाइंड कर रहे हो तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, R1 को, मतलब कि फर्स्ट स्फीयर की रेडियस को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह अगर आप Q2 फाइंड कर रहे हैं तो Q2 के लिए आप देखिए तो Q अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ये दोनों टर्म्स जो है वो दोनों में सेम है। चेंज क्या होता है तो सिर्फ रेडियस। जब आप Q1 फाइंड करते हो तो आपको R1 को मल्टीप्लाई करना है, जब आप Q2 फाइंड करते हो तो आपको R2 को मल्टीप्लाई करना है। और Q इज इक्वल टू क्या है, तो Q इज इक्वल टू एक्चुअली Q1 प्लस Q2। सो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपको बुक में ये नहीं दिया हुआ है। आपको बुक में सिर्फ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में लाकर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बारे में बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये आप एज ए नोट आपके नोटबुक में लिख सकते हो। इस पे से काफ़ी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि डिफरेंट रेडियस के दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी तीन हमारी चार्जिंग की मेथड्स। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने रबिंग की मेथड देखी। रबिंग मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पे से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो गेन करता है वो रिलीज करने वाले से ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांसफर होते हैं वो लाइट वेट होता है, जहाँ पे ट्रांसफर होते हैं वो हैवी। इतना हैवी वेट नहीं होता है बट उसका मास तो बढ़ता ही है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक सीरीज लिखवाई है। उस सीरीज में आपको याद रखना है कि जो टॉप मोस्ट ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। उसके लिए मैंने आपको कॉम का और पीस ऑफ पेपर्स का एग्जाम्पल भी दिया। उसके बाद सेकेंड मेथड में हमने देखा कि विदाउट कॉन्टेक्ट अगर हम चार्जिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? तो कोई एक चार्जलेस स्फीयर है तो उस पर हमको पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को उस स्फीयर के नज़दीक ले जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज एट्रैक्शन की वजह से नज़दीक आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से दूर चला जाएगा। अब हम नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए उस स्फीयर का अर्थिंग करवा देंगे। अर्थिंग करवाने से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कि वो अर्थ हो जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब हम जो प्लास्टिक रॉड और हमारा जो अर्थिंग है उसको रिमूव कर देंगे, तो जो स्फीयर है वो कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और थर्ड मेथड है कॉन्टेक्ट मेथड। इसमें हमको दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट मिलाना है, किसी भी तरह से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मिलाओ या तो किसी कंडक्टिंग वायर से कॉन्टेक्ट मिलाओ। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो चार्जेस का ट्रांसफर होगा और फाइनली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कॉन्टेक्ट में लाने के बाद दोनों पे चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले चार्ज Q था, अब चार्ज Q/2 हो जाता है। यहाँ पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि चार्जेस क्या हो, कंजर्व हो, राइट। उसके बाद अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, डिफरेंट रेडियस के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट की रेडियस है R1, दूसरे ऑब्जेक्ट की रेडियस है R2, तो अगर इनको हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो इन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। फर्स्ट स्फीयर का चार्ज हो जाएगा Q1, दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाएगा Q2, और ये सेम नहीं होगा। तो कितना होगा, तो Q1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा Q/R1 + R2 इंटू R1। जब आप Q1 फाइंड करते हो तब R1 से मल्टीप्लाई करना है, और Q2 का फॉर्मूला है Q/R1 + R2 इंटू R2। जब आप Q2 फाइंड करते हो आपको रेडियस R2 को मल्टीप्लाई करना, ये टर्म दोनों में सेम रहता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखो कि Q जो है वो कितना होता है, तो Q1 + Q2, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस के एडिशन के इक्वल होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज चार्जिंग, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। तो इसको भी आप आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना और रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।